प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में मानवीय करुणा की दिव्य चमक के अंतर्गत अभी आपने पाठ का सारांश, पठन पाठन एवं प्रमुख पैराग्राफों के अर्थगत जो प्रश्नों के उत्तर थे उनको आपने किया। और आज उसी क्रम में हम पाठ पर आधारित बच्चों जो प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं उनका काम करेंगे। इन प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है, जिसको आपको करना है और लिखित रूप में भी आपको लिखने के लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें जो दिया हुआ है हमारा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। ठीक है, तो बच्चों इसको लिख करके आपको प्रेषित किया जा रहा है। फादर की उपस्थित देवदार के वृक्ष की छाया जैसी क्यों लगती थी। ठीक है, क्यों लगती थी। फादर की उपस्थिति देवदार के वृक्ष की छाया जैसी क्यों लगती थी। ठीक, चलिए आपने लेसन में पढ़ा है कि उनकी छाया, उनकी उपस्थिति बिल्कुल देवदार के वृक्ष की तरह थी। बच्चों, देवदार के वृक्ष जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, पर्वतों पर पाए जाते हैं, उनका वर्णन किया गया है लेखक के लिए। तो क्यों लगता था ऐसा, ये आपको बताना है। तो देखिए, देवदार वृक्ष की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है। पहाड़ों पर लोग उनकी छाया में बैठते हैं, मन को बड़ी शीतलता मिलती है छाया से और मन शांत होता है। लेखक और उसके साथियों के साथ फादर कामिल बुल्के निर्लिप्त रूप से हंसी मजाक करते थे, घुले मिले रहते थे। लेखक के साथ साथ गोष्ठियों में तर्कपूर्ण एवं गंभीर बहस भी करते। अपने समकालीन रचनाओं पर अपनी बेबाक राय देते। ठीक है, घरेलू संस्कारों एवं उत्सवों में पुरोहित एवं अग्रज की तरह, बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देते थे। इसी कारण लेखक को फादर का व्यक्तित्व बिल्कुल देवदार की छाया जैसी लगती थी। जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष पर्वतों पर लोगों को शीतलता और मन को शांति प्रदान करता है, इसी तरह से लेखक की जो उपस्थिति थी, लेखक के यहाँ जो फादर बुल्के की उपस्थिति होती थी, उनके शब्द को सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके उन्हें बड़ी शांति मिलती थी। इसीलिए उन्होंने देवदार वृक्ष की छाया से उनकी तुलना की है। ठीक है ना। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न हमारा है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के
फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग किस फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग किस प्रकार कहा गया है? ठीक है, फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग किस प्रकार कहा गया है? तो देखिए बच्चों, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में लगभग पूरी तरह रच बस गए थे। संन्यास लेने के बाद ये भारत में आकर रहने लगे और भारत के लिए काम करने लगे, हमारी मातृभाषा के लिए काम करने लगे। उनके निम्नलिखित आचरणों द्वारा यह स्पष्ट होता है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो हमारी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। तो वो इस प्रकार हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते थे। क्या ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है? हाँ, जन्मभूमि रैम चैपल बताते थे जब जन्मभूमि की बात होती थी। बाकी देश अब उनका भारत ही था, कर्म क्षेत्र अब उनका भारत ही था। दूसरा अगर एक कारण देखें तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के महानायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना। राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध लिखा। अपनी जन्मभूमि के किसी महापुरुष या अन्य के ऊपर जो है उन्होंने नहीं लिखा। अगला पॉइंट देख सकते हैं, उन्होंने हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं अपितु संस्कृति के कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। जहां हिंदी जानने वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे, वहां फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे और कभी कभी इस बात पर उन्हें क्षुब्ध होते हुए देखा गया, झुंझलाते हुए भी देखा गया। परिमल के सदस्यों के घर भारतीय उत्सव और संस्कारों में भाग लेते थे। लेखक के पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार उन्हीं के द्वारा हुआ। इस तरह कहा जा सकता है कि वास्तव में जो फादर बुल्के थे वो हमारी भारतीय संस्कृति के अंग थे, अभिन्न अंग थे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है।
हिंदी प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, पाठ के में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। ऐसे प्रसंगों का वर्णन इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखने को हमें मिलते हैं कि जिनके कारण फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है, स्पष्ट होता है, दिखाई पड़ता है। ऐसे भी प्रश्न को पूछ सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के हिंदी से असीम लगाव रखते थे, स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर आपका यही रहेगा। तो बच्चों देखिए, ऐसे प्रसंग जिनसे फादर बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है वे निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा होगा पुस्तक में, फादर बुल्के ने हिंदी में MA किया भारत में आकर के। अगर उन्हें हिंदी से प्रेम न होता तो हिंदी से MA क्यों करते, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। और बच्चों उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में पूर्ण किया। राम कथा वास्तव में हमारे जीवन को संपूर्ण शांति देने वाली है। ऐसी राम कथा को उन्होंने अपनी हिंदी शोध का विषय बनाया और उन्होंने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को भी लिखा। ठीक है, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अनेकों मंचों से उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की, लोगों को प्रेरित किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते रहे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसके विषय में वो अकाट्य तर्क देते थे जिसका किसी के पास उत्तर नहीं होता था। ठीक है ना। हिंदी को जब हिंदी वाले के द्वारा, हिंदी बोलने वालों के द्वारा, हिंदी भाषियों के द्वारा, यानी जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो वे बहुत दुखी होते थे और कभी कभी इस बात पर उन्हें गुस्सा भी आ जाता था। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से ये कई पॉइंट्स हैं, कई बिंदु में से हैं जो देख रहे हैं, जिनको लिख सकते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदी के प्रति उनका असीम प्रेम था। यानी फादर बुल्के ने हिंदी में MA किया। उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में पूर्ण किया। उन्होंने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क देते थे, प्रस्तुत करते थे। और जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो ऐसी स्थिति में वो बहुत अधिक दुखी होते थे। ठीक है। ये तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में फादर बुल्के का हिंदी के प्रति असीम प्रेम था। चलिए एक और प्रश्न बच्चों लेते हैं इसी में, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की
हिंदी से असीम लगाव रखते हैं। फादर पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखो। उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक। फादर बुल्के की जो छवि इस पाठ के आधार पर, इस लेसन के आधार पर, पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो बच्चों, आपने पाठ को पढ़ा और पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की छवि के बारे में लेखक के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसको भी आपने पढ़ा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अधिक विशेष कठिनाई होगी, क्योंकि आप सभी ने लेसन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं, हम इसके उत्तर को बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी। पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं। पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं, जिनमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी थी। और इसीलिए जो पाठ का शीर्षक रखा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, बिल्कुल सार्थक होता है। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते थे। उन पर करुणा, ममता, वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि अपने आशीर्वादों से लोगों के मन को लबालब भर देते थे। इस तरह बच्चों, वे मानवीय करुणा के अवतार थे। मानवीय करुणा के दिव्य अवतार के रूप में वास्तव में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि फादर मानवीय गुणों से लबालब थे और अपने आशीर्वादों से लोगों के मन को भी लबालब भर देते थे। तो इस तरह से बच्चों, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके प्रेषित किए जा रहे हैं, जिन्हें आप सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों को एग्जाम में लिखना है, आते हैं। ये पाठ पर आधारित हमारे प्रश्न अभ्यास हैं। प्रश्नों का अभ्यास करना है। पहले तो हमने अर्थगत प्रश्नों का किया था, और उन्हीं से निकल करके ये जो बाद में प्रश्न आते हैं, तो इनके भी उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत से आपको अर्थगत प्रश्नों का अभ्यास कराया गया है। लेकिन फिर भी मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अवश्य ये सारे प्रश्न इसकी सहायता से अपनी कॉपी में लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत होती है तो फिर वो पूछ सकता है, बात कर सकता है। ठीक है। और आगे के जो इसमें प्रश्न उत्तर हैं, उनकी चर्चा हम अगले टर्न में करेंगे, और ये लेसन समापन की ओर है। अगले दिन इस पाठ का कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जो गद्य का हमारा कोर्स है वो लगभग समापन की ओर है। इसी पाठ के ही साथ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कई लेसन आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं इस साल, स्थिति को देखते हुए बोर्ड के द्वारा।
तो बच्चों इस पाठ के साथ ही आपका हिंदी गद्य का कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप सब यहीं तक लिखेंगे और आगे के प्रश्नों की चर्चा फिर अगले दिन होगी। ठीक।